सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटेलिजेंट एरा। आई एम राहुल शर्मा और यहाँ पे हम लोग आप लोगों को पता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ाने में आपने पढ़ा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं। फर्स्ट जो है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अगर हम किसी भी एटम को, ठीक है, एक ईएम रेडिएशन के पास से लेके जाएंगे या कहो कि ईएम रेडिएशन को पास कराएंगे हम, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसके आपके एटम होंगे, ठीक है, या आपको इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर मैं एक बात करूँ, एटम की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन या एटम आपका हायर स्टेट में जाएंगे। वहाँ वो कुछ टाइम बाद जब लोअर स्टेट में आएंगे तो एनर्जी को रेडिएशन के रूप में निकाल देंगे। वही रेडिएशन हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा बन जाता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं गैसियस स्टेट में एक एटम है, उसमें से वाइट लाइट को पास कराऊंगा तो वो वाली वेवलेंथ को उसमें अब्जॉर्ब कर लेगी, जो वो एमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम पे क्या करेगी, निकाल लेगी। और जो बची हुई कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस वाइट लाइट है, वो तो हर तरीके की वेवलेंथ उसके अंदर होगी, तो वो अब जो एब्जॉर्ब कर लेगा वेवलेंथ, और जो बची हुई वेवलेंथ है वो निकल रही होगी, वो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। तो ये दो चीज़ें पहले लेक्चर में क्लियर करी थी, नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके जरूर चेक करना। अब हम लोग बात करते हैं बोहर मॉडल की, ठीक है, जो आप लोगों का सबसे स्टार्टिंग का मॉडल है। सबसे स्टार्टिंग का कहेंगे हम लोग, क्योंकि इससे पहले भी देखो रदरफोर्ड वगैरह के मॉडल थे, बट बोहर मॉडल को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग में। आप हेडिंग लगा देंगे बोहर मॉडल, और इसको हम लोग सेमी क्लासिकल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, सेमी क्लासिकल मॉडल। तो स्टूडेंट बोहर मॉडल में असल में क्या बात करी थी आप लोगों को पता ही होगा, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट में नंबर फर्स्ट इसने बोला था कि अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है जिसमें ये इसका न्यूक्लियस है, एंड हियर वी हैव एन ऑर्बिट एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट हैपेंड, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। और जब ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स बन रहा होता है, विच इज नॉट एज अ कूलॉम फोर्स, ठीक है। तो कूलॉम जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, ये फोर्स ही कारण होगा इनके बीच लगने वाले कौन से फोर्स का, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये नॉर्मल सी बात है भैया, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो जो मूव करा रहा है फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, ठीक है। बाहर की तरफ जब भी मूव करते हैं किसी चीज़ को, बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच लगने वाले कूलॉम्स फोर्स। तो पहले स्टेप में इसने ये बोला कि यहाँ पे आप जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, ये होता है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स असल में इनके बीच लगने वाले इस कूलॉम फोर्स है 1/4πε0 जेड। अब मैं बोल रहा हूँ इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जेड ही है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है, ई होता है। तो ई और ई की मल्टीप्लाई हो जाएगी और r² का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, r जो डिस्टेंस है इनके बीच में हम लोग ये, तो इस तरीके से फोर्स गिवन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में से यही बताया था मैं पॉइंट कि ये एफ ई जो है वो एफ सी के इक्वल होगी, इसके चक्कर के इसके चक्कर में होता है इसके पीछे, ठीक है, ऐसे समझ। तो यहाँ भी इक्वल कर देते हैं दोनों को फटाफट से, 1/4πε0 z² दिस इज इक्वल mv²/r, ठीक है, mv²/r। अब यहाँ पे जो हमसे हो पाएगा हम वो करेंगे, हमसे क्या हो पाएगा, हमसे कहाँ से आगे कट पाएगा बस, और हमसे क्या होगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास 1/4πε0 ze²/r mv², ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसने सेकंड पोस्टुलेट में ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ओनली एंड ओनली उस ऑर्बिट में घूमे होंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम NH कट होगा। अब ये चीज़ें कैसे आ रही है, NH कट ही होगा, कैसे बोला उसने वो देखो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। असल में आपको पता है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है नॉर्मली वो mvr से शुरू होता है, mvr होता है ना, और एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि
एक फिर से वही एटम है और ये उसके ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन गैस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो असल में ये इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट कर रहा होगा, ये वेव क्रिएट कर रहा होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डबल नेचर रखता है, तो इसके अंदर हमें वेव दिखाई दे रही होगी। क्लियर? अगर ये वेव है तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बन रहा होगा जो कि एल वेक्टर होगा, LVR से गिवन होता है हमें, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी कि जेड एक्सिस पे समझ लो। ठीक है, अगर ये सीधे हो रहा है तो जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है वो होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ तक की तो बात चलो समझ में आ रही है LVR, बट अगर ये एक वेव है तो हमें पता है बी वेवलेंथ जो होती है वो होती है h/mv। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, h/m लैम्डा, यानी कि मैं इस लैम्डा को नीचे ले गया। ठीक है, यहाँ से मैंने v की वैल्यू क्लियर निकाल ली। और अगर ये वेव है, ठीक है, जो कि है बिल्कुल होता है इलेक्ट्रॉनिक वेव, नेचर की तरह व्यवहार कर रहा होता है, तो यहाँ पे इसकी जो क्या बनेगी, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ये जो कि 2πr होगा, अगर रेडियस करें तो ये किसके बराबर होगा, n लैम्डा की। ठीक है, यानी कि जो भी वेवलेंथ आ रही होगी उसके n लैम्डा के बराबर होगा, उसके इंटीजर के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अगर मैं इसकी वेवलेंथ को कुछ और रखूँ तो ये बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे 2l 3l 4l इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, इसकी वेवलेंथ क्या है और उसके इंटीजर पे जो आपका यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बनेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ मैं किसकी वैल्यू लूँगा, यहाँ से इस r की वैल्यू अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, r = n λ/2π। इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं नॉर्मल अपने फॉर्मूले में, m ऐसे ही रहेगा, v की जगह h/m लैम्डा और r की जगह n λ/2π। ठीक है, अब जो कट रहा है काटो जल्दी से, देखो लैम्डा से लैम्डा कट रहा है, m से m कट रहा है, और क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो अपने पास बच रहा है NH कट। H कट मीन्स क्या, H कट मीन्स h/2π होता है। तो ये आप लोगों को छोटी क्लासों में बताया जाता था कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2π होगा, n की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंगुलर मोमेंटम मिलता रहेगा, तो ऐसे प्रूव होता है। तो यहाँ से ये हमने इतना तो कर दिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि NH कट मुझे पता चल गया L के इक्वल है, तो यह भैया जो ये कंडीशन है तो मुझे पता है LVR बराबर NH कट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको प्रूफ करके दिया है यहाँ से। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी NH कट/LR। इस v की वैल्यू को यहाँ उठा के जब पुट कर देंगे, जैसे पुट करते हैं चलो एक बार करके देख लेते हैं, तो 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा, ZE² ऐसे ही रहेगा, m ऐसे ही रहेगा, v की जगह ये हमने रख दिया तो NH/2 यानी कि n²h/2 और m²r² बचेगा। एक n से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो और एक r से ये वाला r² भी कैंसिल हो जाएगा, और जो कट रहा है ऐसे ही बचेगा। तो जब आप सॉल्व करोगे रेडियस के लिए, तो जो आपकी रेडियस आएगी उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका ये 4πε0। ठीक है, मुझे एक बार ढंग से याद है, मैं को देख लेता हूँ, 4πε0 और me²। ठीक है, सॉरी ठीक है, एक बार जो फॉर्मूला ढंग से याद होंगे, हाँ, n²h/2 बाई ZMe²। ठीक है, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है रेडियस का, 4πε0 हो गया और n²h/2 mZ²। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ, a0 मान लिया हमने, जो ज़्यादातर कांस्टेंट टर्म्स है a0 मान लिया, और n² और z ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर a0 इज इक्वल टू, अगर a0 में देखें तो क्या है 4πε0 और h/2/me², जिसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियस वेरी करेगी। जब इस r की वैल्यू को उठा के आप फिर से इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन में आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो r की वैल्यू, जब Vn की वैल्यू निकालोगे तो Vn आपको कुछ नहीं आएगा, इसको भी नोट कर लो आप लोग। ठीक है, Vn की वैल्यू आएगी 1/4πε0 और ZE² NH²। ठीक है,
और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा सी और जेड अपॉन एन। अब यहाँ पे ये अल्फा क्या है, वेयर अल्फा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर अल्फा इज इक्वल टू जो होता है आपका होता है इसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं हम लोग 1/4 एच कट सी और ये इंटू ई स्क्वायर ऊपर करना, ठीक है। ये होता है आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। ये हम मतलब साइंटिस्ट में अपने वो करा था, अभी आपको पता चलेगा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट आगे से पढ़ाया जाएगा और क्लियर कर देंगे। तो इसकी वैल्यू 1.137 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है वी एन की वैल्यू। मैं जिसको इस तरीके से बॉक्स के अंदर लगा हूँ आपको वो याद करनी है फॉर्मूले, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये वी एन का फॉर्मूला होगा। अब अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी देखूँ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी क्या होती है, वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, दो Q1 Q2 अपॉन आर इस तरीके से कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे आर एन की वैल्यू और यहाँ पे वी एन की वैल्यू लगाएंगे तो ई की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ आप लोगों को, वो आएगी -1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को देखो ये डब्बे वाले फॉर्मूले यानी जो बॉक्स वाले हैं ये तो याद करने हैं, अगर आप ये भी याद कर लो तो बहुत अच्छी। तो स्टूडेंट ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में फटाफट से मैंने टोटल एनर्जी देखी। टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। जैसी वैल्यू पुट करूँगा वी एन आर एन की तो हमारे पास ई एन कुछ ही आ जाएगा, जिसमें ज़्यादातर टर्म कॉन्स्टेंट होंगे जिनको हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जेड और एन वेरी करेगा, वो हमारा एनर्जी की फॉर्म में रहेगा, यानी कि हमें जो एटम देगा हम उसके लिए वो वैल्यू रख देंगे। तो जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, एन ऑर्बिट की यहाँ पे जो भी आपकी नंबर होगा ऑर्बिट का। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा आपका बोर का जो मॉडल था वो मैंने आपको समझाया। आपको ये वाले फॉर्मूले जरूर याद करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे आप लोगों के न्यूमेरिकल के लिए काम में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से लाइट एंड पावर शेयरिंग जो आपकी सीरीज है वो बनती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिड्यूस मास की, कि अगर रेडियस में रिड्यूस मास, वेलोसिटी में रिड्यूस मास और एनर्जी में रिड्यूस मास कैसे आएगा। रिड्यूस मास क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो नॉर्मल हमने एम मास की कहानी करी है, बट रिड्यूस मास में रेडियस वगैरह वो अलग होती है, तो वो हमें अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे लगे हो, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।